नमस्कार, राज्यों की जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी किसको टिकट देगी, किसका टिकट कटेगा, इसका फैसला आज हो जाएगा। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक अब से कुछ देर में शुरू हो रही है, जिसमें उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर लगने जा रही है। आज दिन में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक भी हुई, जिसमें संभावित उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया गया। बीजेपी उम्मीदवारों के नामों की पहली सूची कल जारी हो सकती है। हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए 1 अक्टूबर को मतदान होना है, जबकि नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। और बीजेपी हरियाणा में हैट्रिक लगाना चाहती है, इसके लिए खास रणनीति पर चर्चा हो रही है। बीजेपी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक टिकट बंटवारे के लिए कुछ खास पैमाने तय किए गए हैं। इनमें जातिगत समीकरणों का ध्यान रखा जाएगा। जीतने की क्षमता और लोकप्रियता भी पैमाना होगा। नेताओं के बच्चों को टिकट देने से परहेज नहीं होगा। एंटी इनकम्बेंसी की काट के लिए टिकटों पर कैंची भी चलाई जाएगी। कई मंत्रियों 30% एमएलए के टिकट भी कट सकते हैं। अभी 41 एमएलए हैं, यानी 10 से 15 के टिकट पर तलवार लटक रही है। कांग्रेस का जाट कार्ड है, उसका मुकाबला करने की भी बीजेपी रणनीति बना रही है। इसके लिए 36 बिरादरियों को जोड़ने की रणनीति पर काम हो रहा है। पंजाबी, गुर्जर, ओबीसी, यादव को पाले में लाने की कोशिश है। स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता दी जाएगी, कामों का प्रचार किया जाएगा। साथ ही नेताओं के परिजनों की अगर बात करें तो किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को टिकट मिलना संभव है। राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती को टिकट संभव है। कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई आज पहले से ही विधायक हैं, उनको भी टिकट मिल सकता है। लोकसभा चुनाव में हारे कुछ पूर्व सांसदों को भी टिकट मिलना संभव है। दूसरे दलों से आए नेताओं को भी टिकट दिया जा सकता है। साथ ही कई खिलाड़ियों को भी उम्मीदवारों की सूची में जगह दी जा सकती है। तो बैठक अब से कुछ देर में शुरू होने जा रही है। बड़े नेता बीजेपी मुख्यालय पहुंच रहे हैं। हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला बीजेपी मुख्यालय पर मौजूद हैं। रवीश, क्या माना जाए कि आज रात या फिर कल तक हरियाणा को लेकर बीजेपी अपनी तस्वीर साफ हो जाएगी? जी बिल्कुल अखिलेश जी, क्योंकि आज जो कोर कमेटी की बैठक हुई हरियाणा की, उसमें लगभग ये बताया जा रहा है कि 70 से 75 जो उम्मीदवार हैं उनके नामों पर चर्चा बाकायदा हुई है। और जिन विधानसभा में 2 उम्मीदवार थे उन पर भी आज सुबह जो 6 घंटे के करीब में बैठक चली है, उन पर भी सहमति बन गई है। तो कहा यह जा रहा है कि आज देर रात को या फिर कल सुबह जो हरियाणा के संभावित उम्मीदवारों की जो सूची है वो आ सकती है। इसके अलावा भी आज जो है जो आरएलडी है उनके साथ में भी जो बातचीत है वो बीजेपी की चल रही है। उनको भी कुछ सीटें देने की संभावना है। हालांकि आरएलडी 4 से 5 सीटें मांग रही है, लेकिन उतनी तो बीजेपी नहीं देगी। इसके अलावा 2 छोटी जो पार्टियां हैं, गोपाल कांडा, उनसे भी जो है वो बातचीत हो रही है। तो आज माना ये जा रहा है और सभी हरियाणा के जितने भी प्रमुख नेता हैं वो भी केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है उसमें भाग लेने के लिए पहुँच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचेंगे। कहा यह जा रहा है कि 8 बजे के करीब में सीईसी की जो बैठक है वो शुरू होगी। जी शुक्रिया रवीश, इस तमाम जानकारी के लिए। आप इस बैठक पर नज़र रखिए, हम आपके पास आगे भी आते रहेंगे। आप हमें लगातार जानकारी देते रहिएगा कि इस पर क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, मीटिंग में क्या क्या फैसला हुआ है और हरियाणा की किस सीट पर कौन दावेदार है, किसकी उम्मीदवारी पर मुहर लग सकती है। जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी विकास भदौरिया के पास। जी हाँ, शुक्रिया अखिलेश। और देखिए, आज हम सिलसिलेवार तरीके से हरियाणा के कुछ मजबूत सीटों पर, कुछ वीआईपी सीटों के दावेदारों की तादाद बताएंगे, किसका टिकट कहां से पक्का होने जा रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। और ये पुख्ता जानकारी हम बीजेपी के अंदरूनी भीतरी सूत्रों के जरिए आपके सामने रखने जा रहे हैं। और देखिए, हम इस पर यहाँ पर वॉल पर हम आपको बारी बारी से दावेदारों के नाम बताएंगे। गुरुग्राम की बात कर ले, जो कि सबसे बड़ी और सबसे वीआईपी सीट मानी जाती है हरियाणा की। अखिलेश, यहाँ से नवीन गोयल मुख्य दावेदार हैं। गार्गी कक्कड़ का भी नाम यहाँ पर उभरकर सामने आ रहा है और जीएल शर्मा का नाम भी यहाँ पर तेजी से उभरकर सामने आ रहा है। उसके अलावा 2 और दावेदार हैं, लेकिन नवीन गोयल, गार्गी कक्कड़ ये मजबूत दावेदार यहाँ पर माने जा रहे हैं। गुरुग्राम की ऐसी सीट है जो कि दिल्ली एनसीआर से सटी हुई है और ये सीट वीआईपी सीट के तौर पर जानी जाती है, हाई प्रोफाइल सीट भी है। इसके अलावा गुरुग्राम की दूसरी सीटों की भी बात कर लेंगे। और बादशाहपुर, जो कि गुरुग्राम में ही एक अन्य सीट है, शहरी सीट है, ये आदि देहाती सीट है, आदि देहात का इलाका है बादशाहपुर में। यहाँ पर देखिए, राव नरवीर सिंह जो कि पहले मंत्री रह चुके हैं,
वो मुख्य दावेदार हैं। जवाहर यादव जो कि मुख्यमंत्री के विशेष सहयोगी के तौर पर काम कर चुके हैं, ओएसडी के तौर पर काम कर चुके हैं, वो भी बादशाहपुर से दावेदारी कर रहे हैं। और उसके अलावा मनीष यादव यहाँ से मजबूत दावेदार के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये 3 मजबूत दावेदार हैं बादशाहपुर से। गुरुग्राम से सटी हुई पटौदी सीट है, मानेसर के पास पटौदी कस्बा है, वहाँ की ये सीट है। यहाँ से कौन कौन दावेदार है वो भी हम आपके सामने रख देते हैं। सत्यप्रकाश जरवाता वर्तमान में ये विधायक हैं, ये इनकी मजबूत दावेदारी मानी जा रही है। और इसी सीट पर पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल भी मजबूती से दावेदारी पेश कर रही हैं। वे प्रशासनिक अधिकारी थी, इस्तीफा देकर राजनीति में आई, 2 बार सांसद रहीं। इस बार वो सांसद का चुनाव हार गई, लेकिन इस बार वो विधायक का चुनाव लड़ना चाहती है। जैसा कि अखिलेश ने बताया था कि कुछ हारे हुए सांसदों को टिकट दिया जा सकता है, उसमें सुनीता दुग्गल का भी नाम उभरकर तेजी से सामने आ रहा है। विमला चौधरी जो कि पूर्व विधायक हैं, ये भी यहाँ पर मजबूती से अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। अब देखना होगा कि इस सीट पर किसका दावा केंद्रीय नेतृत्व ज्यादा मजबूती से मानता है। सुनीता दुग्गल का नाम फिलहाल यहाँ पर बहुत तेजी से आगे चल रहा है। सोहना सीट गुरुग्राम से सटी हुई सीट है। संजय सिंह यहाँ से मंत्री हैं, विधायक हैं, उनकी दावेदारी सबसे मजबूत माने जा रही है। इसके अलावा कल्याण सिंह पूर्व जिला परिषद चेयरमैन हैं, इनका दावा भी बहुत मजबूत माना जा रहा है। और उसके अलावा अशोक जौनपुरिया, इनका दावा भी, ये नेता पुत्र हैं और इनका दावा भी मजबूत माना जा रहा है। तो सोहना सीट का गणित हमने आपको बताया और मजबूत दावेदारों की तादाद भी बताई। एनआईटी विधानसभा गुड़गांव से सटी हुई विधानसभा है। इस सीट पर देखिए नागेंद्र भड़ाना का नाम सबसे तेजी से सबसे मजबूती से सामने आ रहा है। इसके अलावा नीरा तोमर का भी नाम यहाँ पर है, पुरानी भाजपा की नेता है। और यशवीर डागर, इनका नाम भी मजबूती से लिया जा रहा है। नागेंद्र भड़ाना की दावेदारी यहाँ पर बेहद मजबूत मानी जा रही है, क्योंकि जो बीजेपी यादव गुर्जर पंजाबी के अलावा बनिया का जो कॉम्बिनेशन बनाना चाहती है, उसमें ये एक मजबूत नेता है। भटकल सीट जो कि फरीदाबाद से सटी हुई सीट है, उसकी बात कर लें आपको तो सीमा त्रिखरा यहाँ से मंत्री हैं, फिलहाल विधायक हैं, इनका दावा मजबूत माना जा रहा है। लेकिन राजीव जेटली जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, मुख्यमंत्री के विशेष सहयोगी के तौर पर काम कर रहे हैं, वे भी यहाँ पर मजबूती से अपना दावा पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा धनेश अदलखा पूर्व पार्षद हैं, स्थानीय मजबूत नेता हैं, इनका दावा भी मजबूत माना जा रहा है। रेणु भाटिया चेयरपर्सन है हरियाणा महिला आयोग की, इनकी दावेदारी भी मजबूत मानी जा रही है। अब देखना होगा कि सीमा त्रिखा अपना यहाँ पर जो सीट है वो बचा पाती हैं या नहीं बचा पाती हैं। फरीदाबाद की दूसरी सीट की बात कर लेते हैं। फरीदाबाद में नरेंद्र गुप्ता जो कि वर्तमान में विधायक हैं, इनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। विपुल गोयल पूर्व मंत्री पूर्व विधायक यहाँ से भी दावेदार हैं और मजबूती से अपना दावा पेश कर रहे हैं। उन्होंने लोकसभा के लिए भी टिकट मांगा था। अजय गौड़ ये भी मजबूत दावेदार के तौर पर उभरे हैं और देवेंद्र चौधरी ये भी एक मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। इस सीट पर देखना होगा कि जो एंटी इनकम्बेंसी है उसकी काट के लिए बीजेपी क्या तरीका आजमाती है, किसको टिकट मैदान में देती है, उतरने के लिए कहती है। बल्लभगढ़ ये सटी हुई सीट है फरीदाबाद से और मूलचंद शर्मा यहाँ पर कैबिनेट मंत्री हैं, विधायक हैं, इनका दावा बेहद मजबूत माना जा रहा है। भारत भूषण शर्मा उनको मजबूती से यहाँ पर टक्कर देते नजर आ रहे हैं और मजबूत युवा नेता के तौर पर इन्होंने पहचान बनाई है। संदीप चाहर ये भी एक मजबूत युवा नेता के तौर पर यहाँ पर जाने जाते हैं। भटकल सीट पर, बल्लभगढ़ सीट पर इनका दावा मजबूत माना जा रहा है। हुकुम सिंह भाटी जो कि चेयरमैन है हरको बैंक के, वो भी यहाँ पर मजबूती से दावेदारी पेश कर रहे हैं। इस सीट पर क्या होगा ये हम आपको सबसे पहले एनडीटीवी पर बताएंगे और एक नाम का पैनल भी जब फाइनल होगा तो उससे पहले एनडीटीवी ये खबर आप तक पहुँचाएगा। अगली सीट की बात कर लेते हैं। बल्लभगढ़ के बाद तिगांव विधानसभा सीट है। ये जो विधानसभा सीट है ये काफ़ी जो है चर्चा में रही है, क्योंकि यहाँ से देवेंद्र चौधरी ऐसे कैंडिडेट हैं जो तिगांव विधानसभा सीट से भी दावेदारी पेश कर रहे हैं और इससे सटी हुई एक अन्य सीट है उससे भी दावेदारी पेश कर रहे हैं। राजेश नागर फिलहाल यहाँ से एमएलए हैं, विधायक हैं, वो यहाँ पर मजबूत दावेदार के तौर पर माने जा रहे हैं, लेकिन देवेंद्र चौधरी यहाँ पर कड़ी टक्कर उनको दे रहे हैं। इसके अलावा ओम प्रकाश रछवाल पूर्व पार्षद हैं, इनका दावा भी इस सीट पर तिगांव विधानसभा सीट पर मजबूत माना जा रहा है। अगली सीट का रुख कर लेते हैं और हर सीट का हम आपको गणित बताएंगे, कौन कौन दावेदार है वहाँ पर, ये भी हम आपको बताएंगे। परथला विधानसभा सीट, इसकी बात कर लेते हैं। नयनपाल रावत निर्दलीय विधायक हैं, ये यहाँ पर सबसे मजबूत दावेदार हैं। बीजेपी से इस बार टिकट मांग रहे हैं, पिछली बार भी बीजेपी से दावेदारी कर रहे थे लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, निर्दलीय जीत कर आए और अब फिर से बीजेपी की तरफ से दावेदारी कर रहे हैं। टेकचंद शर्मा पूर्व विधायक हैं, ये भी यहाँ पर दावेदारी अपनी एक बार फिर से दिखा रहे हैं, पिछली बार कुछ वोटों के मार्जिन से हार गए थे। विजेंद्र नेहरा
और विनोद भाटी, ये यहाँ पर मजबूती से अपना दावा पेश कर रहे हैं। विनोद भाटी जो है वो यहाँ पर तेजी से उभरते हुए स्थानीय युवा मोर्चा के नेता हैं और मजबूती से अपना दावा यहाँ पर पेश कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा यहाँ पर नयन पाल को किस्मत खुलती है या नहीं खुलती है, क्योंकि पिछली बार टिकट मांगने के बावजूद उनको टिकट नहीं मिला था, बागी होकर चुनाव लड़े थे और निर्दलीय जीत के भी आए थे। अखिलेश, आपने देखा कि हमने कुछ सीटों का गणित और दावेदारों को, मजबूत दावेदारों की सूची आगे रखी और आगे भी हम अपने दर्शकों को बताते रहेंगे किसका दावा किस सीट पर मजबूत है। शुक्रिया विकास आपका, और आपकी तो खबर पक्की होती है, तो देखना होगा कि इनमें से किसकी लॉटरी लगती है। लेकिन जो मीटिंग जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं, उसकी मीटिंग के लिए वहाँ पर तैयारियाँ ज़ोर शोर से चल रही हैं बीजेपी ऑफिस में। गृह मंत्री अमित शाह मीटिंग के लिए हिस्सा लेने के लिए पहुँच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बीजेपी मुख्यालय पहुँचेंगे, जिसके बाद बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की ये बैठक शुरू हो जाएगी। माना जा रहा है कि आज देर रात तक ये बैठक चलेगी। इससे पहले लंबा होमवर्क जो है पार्टी ने वो पूरा किया है। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, हरियाणा के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, राज्य बीजेपी के तमाम नेता, अन्य चुनाव प्रभारी, सभी की बैठक कोर ग्रुप में हुई थी, जहां पर हर सीट पर नामों की चर्चा की गई है। और हरियाणा विधानसभा में जहां बीजेपी सत्ता में बने रहने और कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए लड़ रही है, तो वहीं वहां की दो क्षेत्रीय पार्टियां अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रही हैं। देखिए अश्विनी कुमार सिंह की यह खास रिपोर्ट। हरियाणा की राजनीति में हमेशा से ही नाम वाले चौटाला खानदान के लिए चुनावी सियासत में आगे का रास्ता आसान नहीं दिख रहा है, क्योंकि हालात ऐसा आभास दे रहे हैं। लोकसभा चुनावों में सिर्फ 1.7% वोट मिले, लोकसभा में खाता तक नहीं खुला। 2019 के विधानसभा चुनाव में मिली थी सिर्फ एक सीट, जबकि आईएनएलडी प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला 4 बार सीएम रह चुके हैं। साल 2000 के चुनाव में मिली थी 47 सीटें। इस बार दलित वोटों के लिए मायावती से किया है गठबंधन। इस बीच 2018 में आईएनएलडी से अलग होकर जेजेपी बनी। लोकतंत्र में कोई भी पार्टी कभी खत्म नहीं होती, कोई सिक्योरिटी नहीं है। लोकतंत्र में राजा माँ के पेट से पैदा नहीं होता, जनता पैदा करती है। ये जनता ने डिसाइड करना है कौन सी पार्टी सिकुड़ चुकी है कि नहीं सिकुड़ चुकी। अब इनेलो बसपा का गठबंधन, जिसमें और भी छोटे छोटे दल आएंगे, वो हरियाणा में सरकार बनाएगा। देवीलाल की सियासी विरासत फिलहाल 2 टुकड़ों में बटी हुई है। एक तरफ एक पोते की इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है और दूसरी तरफ पड़पोते दुष्यंत की जननायक जनता पार्टी। दुष्यंत की पार्टी ने साल 2018 में गठन के 1 साल बाद 19 के चुनाव नतीजे आने पर किंग मेकर की भूमिका निभाई और वो उप मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन अब विधायक उनका साथ छोड़ रहे हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको 1% वोट भी नहीं मिले। 5 विधायक उनका साथ छोड़ चुके हैं। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में मिली थी 10 सीटें। बीजेपी के साथ गठबंधन करते हुए सरकार में शामिल हुए, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले दे दिया इस्तीफा। जाट वोट रिझाने के लिए बीजेपी के साथ नहीं जाने की बात भी उन्होंने कही है। इस बार के विधानसभा चुनाव के लिए चंद्रशेखर की पार्टी के साथ गठबंधन किया है। दुष्यंत चौटाला जी हमारे पास एक ऐसा चेहरा है, उनको अगर आप कंपेयर करें तो वो हर जगह 21 मिलेंगे आपको, और यंग ब्लड है, 36 साल की उनकी उम्र है। और जहाँ तक हमारी नई पार्टी 2018 में उन्होंने बनाई थी, तो कुछ लोग आते भी हैं, कुछ लोग जाते भी हैं। अभी हमारा गठबंधन जो एएसपी से हुआ है और हमारे चंद्रशेखर जी भी यंग हैं, तो दोनों युवा नेता मिलकर के किसान और कमेरे की लड़ाई लड़ने वाले हैं। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि हरियाणा में हमारी दोनों पार्टियों की मिलजुल कर एक सरकार बनेगी। देवीलाल की विरासत का दावा करने वाली जेजेपी और आईएनएलडी के लिए क्या ये चुनाव संजीवनी लेकर आएगा? क्योंकि हालिया लोकसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियों की बुरी हार हुई है। इन पार्टियों के लिए चिंता का विषय यह भी है कि अब चुनाव 2 मुख्य पार्टियों के बीच होता दिख रहा है, जिससे इन क्षेत्रीय पार्टियों का आधार सिकुड़ता जा रहा है। मैं अश्विनी कुमार सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कश्मीर घाटी में इस बार बीजेपी कमल खिलाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी की रणनीति क्या है और उसकी संभावनाएं क्या हैं, बता रही हैं हमारी सहयोगी नीता शर्मा।
आज तारीख है 29 अगस्त। आज की तारीख वो है जब सेकेंड फेज ऑफ नॉमिनेशन की जो लिस्ट है, जो कैंडिडेट्स की लिस्ट है, वो सभी पार्टीज जो हैं वो फाइल कर रही हैं। अलग अलग पार्टीज जो हैं अलग अलग नामों के साथ आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी भी अपने लोगों की लिस्ट जो है वो फाइनल कर रही है और जो नाम है वो लेकर सामने आ रही है। कश्मीर के मौसम में ये वो समय है जब कमल का फूल खिलता है। आप मेरे पीछे नगीन लेक में देख सकते हैं कि कितने कमल के फूल जो हैं इस वक्त खिले हुए हैं। ये नगीन लेक जो है दल का दूसरा छोर बताई जाती है और वहां पर ये कमल के फूलों की खेती होती है। तो ये खेत है जहां पर हम आपको भी ये नज़ारा दिखा रहे हैं। कमल के फूल खिलाने की जो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है वो कामयाब होगी कि नहीं होगी। अभी तक जो पहली 2 सीट्स हैं उनमें जो नाम सामने आए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स कोकरनाग से निकाले हैं, जहां पे एसटी जो असेंबली सीट है जिसमें चौधरी रोशन साहब हैं। अनंतनाग से एडवोकेट वजाहत हैं, अनंतनाग ईस्ट से वीर सराफ हैं और अनंतनाग वेस्ट से राफी वानी ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। शोपियां में जावेद कादरी, राजपुरा में अरशद भट्ट और पैम्पोर में शौकत गयार जो हैं कंटेस्ट कर सकते हैं। हवा कदल में अशोक भट्ट जो हैं वो कंटेस्ट करेंगे। तो ये मौसम जो है वो फूलों का मौसम है कश्मीर में। खास करके जो कमल का फूल है वो यहाँ पर बहुत, आप कहीं पे भी देखेंगे वो ये कमल का फूल जो है वो खिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि वो कमल का फूल खिलाए, जिसके लिए उसे ये उम्मीद है कि लगभग 30 से 35 सीट्स जो हैं वो जम्मू से लेकर आएगी और जो बाकी का जो रेस्ट ऑफ द सीट्स होगी उसकी वो कन्फिग्रेशन जो है वो घाटी से कर रही है। ऐसे में उसका ये भी कहना है कि जो लाइक माइंडेड पार्टीज़ हैं, लगभग 10 ऐसे इंडिपेंडेंट्स हैं जिसके ऊपर वो अपना दाव खेल रही है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की कमल खिलाने की कोशिश अब इस साल चुनावों में, विधानसभा चुनावों में जो 10 साल बाद यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, वो पूरी होगी या नहीं होगी? ये सब हमको 4 अक्टूबर को पता चलेगा जब यहाँ पर जो हैं इलेक्शंस के रिजल्ट डिक्लेयर होंगे। नगीन लेक से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अब एक नज़र डालते हैं चुनावी गहमा-गहमी से अलग कुछ अन्य खबरों पर। झारखंड में आज कुल 365 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र सौंपे। ये नियुक्तियां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत की गई हैं और अनुबंध पर आधारित हैं। जिन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया है उनमें पश्चिमी सिंहभूम जिले की अमीर महतो भी शामिल है। वो झारखंड बिहार की पहली ट्रांसजेंडर हैं जिन्हें चिकित्सा पदाधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया है। आज लगभग 365 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आप नियुक्त हो रहे हैं। बड़ी आशा उम्मीद के साथ आप लोगों ने भी बहुत मेहनत किया होगा इस पद को पाने के लिए, इस जगह में आने के लिए, इस नौकरी को पाने के लिए। और आज के दिन में रोजगार को लेकर एक अलग माहौल ऐसा बना है कि कहीं ना कहीं पढ़े लिखे नौजवानों के लिए एक चुनौती भरा सा हो गया। सर, पहली बात तो मैं सबको नमस्कार करना चाहती हूँ। आज मैं बहुत हैप्पी हूँ सर, बहुत खुश हूँ क्योंकि CHO की आज नियुक्ति पत्र मिली है हेमंत सरकार द्वारा। हेमंत सर के ये से बहुत खुश हूँ आज मैं सोची भी नहीं थी कि मैं झारखंड CHO में मेरा बहाली होगा बोल के मैं कभी नहीं सोच पाई थी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज कहा कि वायु प्रदूषण के खिलाफ विंटर एक्शन प्लान तैयार करने के लिए 5 सितंबर को 33 विभागों की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें संयुक्त प्लान पेश किया जाएगा। जितने लगभग 33 डिपार्टमेंट्स जो दिल्ली के अंदर एंटी पोल्यूशन कैंपेन में हिस्सेदारी करते हैं, सक्रिय भागीदारी निभाते हैं, उन सब लोगों को ये जो 14 सूत्री जो अलग अलग एरियाज हैं, अलग अलग कार्य योजना हैं, उस पर उन लोगों को अपनी कार्य योजना बनाने का भी निर्देश दिया गया है। और 5 सितंबर को विंटर एक्शन प्लान के लिए ज्वाइंट
अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ हम बैठक करेंगे। 5 सितंबर की ज्वाइंट मीटिंग में जो कार्य योजना अलग अलग विभागों की तरफ से प्रस्तुत की जाएगी, उसको पर्यावरण विभाग स्टडी करेगा और उसको कंपाइल करके फिर सरकार के सामने प्रस्तुत करेगा। दिल्ली में 1.5 लाख सार्वजनिक वाहन चालकों को केजरीवाल सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। अब व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग के लिए 1200 रुपये का वार्षिक शुल्क नहीं देना होगा। तो लगभग ये 1.5 लाख जो व्हीकल्स है, मैंने बताया 2.5 लाख के आसपास अगर हम पूरी पब्लिक सर्विस व्हीकल्स की संख्या माने और ऑटोज़ को और जो हमारी काली पीली टैक्सीज हैं उनको ये रिलीफ पहले ही हम दे चुके थे। तो अगर 1 लाख निकाल दें तो 1.5 लाख व्हीकल ओनर्स को ये जो शुल्क या जो फ़ी कहिए 1200 का, वो उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है। डिम्स के साथ हमने जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको टर्मिनेट कर दिया है और अब पूरा जो ट्रैकिंग वगैरह है वो सारा NIC द्वारा वो मैनेज किया जाएगा। तो इस कार्यक्रम में आज इतना ही। नमस्कार।